वेलकम बैक। मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को 1 साल मुकम्मल हो चुका है। वही ऑपरेशन जिसके महज 10 मिनट बाद ही मोदी सरकार ने इल्जाम पाकिस्तान के सर थोप दिया था। लेकिन आज 1 साल बाद सवाल ये है कि वो सबूत कहां पर हैं, वो फाइलें कहां हैं। हकीकत तो ये है कि बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए अपने ही शहरियों का लहू बहाने वाली मोदी सरकार के पास इल्जाम तराशी के सिवा कुछ नहीं। पाकिस्तान ने तो मुश्तरका तहकीकात की पेशकश करके मोदी को आईना दिखाया था, मगर जिसके अपने हाथ अपनों के खून से रंगे हों वो आईने से नजरें कैसे मिलाएगा। आज भारत के अंदर से उठने वाली आवाजें ये साबित कर रही हैं कि पहलगाम वाकया कोई दहशतगर्दी नहीं बल्कि दिल्ली के ऐवानों में तैयार किया गया एक खूनी ड्रामा था। आज गोदी मीडिया सेगमेंट में हम मोदी सरकार के इस ढोंग को बेनकाब करेंगे। तो भारत के लोग खुद ही मानते हैं कि उनका प्रधानमंत्री अनपढ़ है, जाहिल है। मैसम रजा साहब इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, तज्जियाकार है। बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैसम साहब फरमाएगा, वाकई के महज 10 मिनट बाद पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी करने वाली मोदी सरकार 1 साल गुजरने के बावजूद आलमी सतह पर या अपनी ही अदालतों में कोई भी एक ठोस सबूत पेश क्यों नहीं कर सकी? क्या ये खामोशी खुद इस ऑपरेशन के फॉल्स फ्लैग होने का सबसे बड़ा सबूत नहीं है? देखिए, जहां तक ये आरएसएस का और ये मोदी सरकार का और ये सारी गोदी मीडिया की गेम है, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है ये को पहली दफा नहीं था। इनकी की पूरी हिस्ट्री है, इनकी परंपरा है, इनकी पूरी एक कल्चर है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का। क्योंकि आज तक किसी सच के बुनियाद पे इन्होंने तो कोई चीज इंट्रोड्यूस की नहीं है। वो सारा एक झूठ का और दहशतगर्दी का, एक एक्सट्रीमिज्म का एक मलबा था जो इन्होंने हुकूमत में ग्रिप कायम करने के लिए मुसलमानों, हिंदुओं, क्रिश्चियन को आपस में लड़वा के तो वो तो कायम कर लिया। मगर झूठ के ऊपर जब एक बिल्डिंग आपकी बनती है, हुकूमत बनती है, तो वो कायम नहीं रहती। तो इसके लिए इनको पे दर पे इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने पड़ते हैं। ऑपरेशन हुआ है बजाय इसके कि आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस उन दहशतगर्दों को पकड़ें, अगर कोई थे तो, बजाय इसके कि आप उनका ट्रैक करें कि वो आए कहां से, वो 200 किलोमीटर पाकिस्तान की बॉर्डर क्रॉस करके वहां तक पहलगाम तक पहुंचे कैसे, उनके सहूलतकार कौन थे, कौन उनके लेके आया, किसने उनको जो है लॉजिस्टिक प्रोवाइड किया, किसने उनको एमुनिशन प्रोवाइड किया, किसने उनको वो सारी जो आईटी थी वो किसने दी, इंफॉर्मेशन किसने दी। इसकी बजाय 10 मिनट के अंदर अंदर एफआईआर दर्ज होती है और एफआईआर में कुछ नामजद जो लोग हैं वो पाकिस्तान के हैं, वो दहशतगर्द पाकिस्तान से हैं। यानी कि इन्होंने खुद अपनी पूरी जग हसाई का सामान पैदा कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल महसन साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन हम पाकिस्तान के किरदार को भी नहीं भूलेंगे क्योंकि पाकिस्तान ने सरकारी सतह पर कई बार मुश्तरका तहकीकात की पेशकश की ताकि हकायक दुनिया के सामने आ सके। भारत इस पेशकश से मुसलसल फरार क्यों इख्तियार कर रहा है? आपको क्या लगता है, क्या उसे डर है, क्या ज्यादा ना तहकीकात होगी तो इसके अपने ही इदारों को कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा? चोर ही खुद लोगों को चोर कहना शुरू कर दे तो जब कोई भी उसको आके उसकी इन्वेस्टिगेशन, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको बोलेगा तो वो वहां से भाग जाए, क्योंकि उसको पता होगा कि जब भी कहीं न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन होगी तो चोर वही निकलेगा, दहशतगर्द वही निकलेगा, प्लानर वही निकलेगा, एग्जीक्यूटर वही निकलेगा। इसी तरह आपको वो अमन समझौते वाली ट्रेन का जब इन्होंने बम ब्लास्ट और आग लगाई और पूरा हुआ, उसमें इनके अपने रॉ के सारे ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे। पाकिस्तान ने जब इनको अगर इन्होंने इल्जाम लगाया पाकिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान ने 10.5 इनको एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए अपनी सर्विसेज देने के लिए ऑफर कर दिया। पाकिस्तान ने कई ममालिक को कॉन्ट्रैक्ट किया कि जी आप शामिल हो इसकी इन्वेस्टिगेशन में और हम जो आपको चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इन्होंने पाकिस्तान को क्यों शामिल नहीं किया? क्यों? वो दहशतगर्द जिन्होंने फायरिंग की पहलगाम में वो भी इनके अपने थे। वो जो उन्होंने टोपी ड्रामा उधर रचाया बंदे मरने के लिए और वो बेवाओं के उधर ही 10.5 इंटरव्यू भी कर लिए और वो उधर उसकी खामन की डेड बॉडी पड़ी हुई है और बीवी इधर मेकअप करके इंटरव्यू दे रही। यानी कि कुछ झूठ के भी, नकल के लिए भी अकल चाहिए होता है। ये गोदी मीडिया को और ये सारी मोदी मीडिया को इनकी अकल जो जब अल्लाह ताला अजाब किसी के ऊपर डालना होता है तो इस जैसे सर्रा उस मुल्क को दे देता है। बिल्कुल महसन साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, इस अहम मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ शामिल करेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। सबसे पहले अहम मिशन की बात करेंगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदे का मिशन है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर खारजा अब्बास अरागची की मुलाकात खत्म हो गई है। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात पर अपने खदशात से आगाह किया। वजीर आजम ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशों के फरोग पर जोर दिया। कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करता रहेगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने पाकिस्तान की सिफारती काविशों को सराहा। ईरानी वफ्द नायब वजीर आजम इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मिला। मजीद बात करेंगे अपनी नुमाइंदा सुमेरा खान इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी है इस्लामाबाद से। सुमेरा, बताएगा इस वक्त क्या सिचुएशन है और मुलाकात खत्म हो गई है, क्या बताएंगी आप? जी बिल्कुल, मुलाकात ख़त्म हो चुकी है और ईरानी वफ्द वज़ीर आज़म हाउस से रवाना भी हो चुका है। जैसे आपने तफसीलात उसकी बताई, इसी हवाले से मुलाकात जो कि तवील मुलाकात थी और उसमें तमाम अहम ऑफिशियल्स शामिल थे, सिविल मिलिट्री लीडरशिप पाकिस्तान की, और ईरानी वफ्द के तमाम तर बातों को उन्होंने सुना भी और उसके हवाले से उनको ये तमाम तर जो है वो कायल करने की कोशिश की गई कि इस वक्त ख़ित्ते में सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो अमन का ऑप्शन है। ईरान और अमरीका दोनों को मुज़ाकरात की टेबल पर आना चाहिए। पाकिस्तान का मैंडेट जो है वो इंतहाई हसास है और इंतहाई हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाला है। यही वजह है कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि इस एक विंडो को भी क्लोज़ किया जाए, जिसकी वजह से अगर उस पर सही सिमत में काम किया जाए तो एक लॉन्ग टर्म पीस का मुआहिदा जो है वो अचीव किया जा सकता है। मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि बहुत काबिल ज़िक्र अम्र है कि कल से ईरानी वफ्द जिसको लीड कर रहे हैं ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची, जिनकी कल सुबह ही बात हुई थी फील्ड मार्शल से भी रिपोर्ट्स के मुताबिक, और नायब वज़ीर आज़म से भी उसी दौरान ये तय पाया था कि वो कल रात इस्लामाबाद पहुंचेंगे। जब से वो आए हैं इस मुख्तसर दौरानिए में भी उनकी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ये तीसरी मुलाकात थी। आज एक वज़ीर आज़म के सामने और एक नायब वज़ीर आज़म के सामने और एक उनकी वन ऑन वन मुलाकात थी। बहुत अहम मुलाकातें हैं ये तीनों। इसमें ज़ाहिर अमरीकी जो वफ्द आ रहा है उस हवाले से भी बातचीत की गई। पाकिस्तान की अब तक ये कोशिश है कि अमरीकी वफ्द आए तो ईरानी वफ्द और अमरीकी वफ्द को आमने सामने बिठाने की कोशिश की जाए। और कल क्योंकि अमरीकी वफ्द वाशिंगटन से निकलेगा, अभी मेरी मालूमात के मुताबिक वो वाशिंगटन में ही है, जब वो निकलते हैं कोशिश पाकिस्तान की होगी कि इन्हें आमने सामने बिठाकर एक जो प्रिलिमिनरी जो अमल है उसको कम से कम कंप्लीट किया जाए और इनके ड्राफ्ट जो हैं वो जो भी रिजर्वेशन है दोनों साइड्स के उसको एक्सचेंज कराया जाए। अगर वो नहीं होता तो दूसरा सिनेरियो ये है कि ओमान और मॉस्को से वापसी पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा दोबारा शायद पाकिस्तान का विजिट प्लान करें और स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के साथ जो इब्तिदाई मालूमात हैं उसके मुताबिक तमाम तर बातचीत से वो अपनी अपनी लीडरशिप को आगाह करेंगे। तभी इसमें एक स्मूथ 2.0 इस्लामाबाद टॉक्स का जो राउंड है उसको फिर फाइनलाइज किया जा सकता है। ठीक है सुमेरा, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रही थी। अब आगे बढ़ेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सदारत में खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर जायजा इजलास। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए ईरान अमरीका मुज़ाकरात में सहूलतकारी जारी रखने के आज़म का इयादा किया गया। इसहाक डार का तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता भी हुआ है। दोनों रहनुमाओं को खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तानी जारी सिफारती कोशिशों से आगाह किया गया। वाज़ेह किया गया है कि अमन इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही वाहिद मौसर रास्ता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार का कहना था कि पाकिस्तान खित्ते के वसी तर मफाद में ईरान अमरीका मुज़ाकरात के लिए कोशिशें कर रहा है। मुस्तकबिल में भी ये कोशिशें जारी रहेंगी। नायब वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया है कि सहूलतकारी अमल पर सरकारी ज़राए से जारी करदा बयानात ही पाकिस्तान की असल पॉलिसी के अक्कास है। व्हाइट हाउस की स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की दौरा पाकिस्तान की तस्दीक। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि अमरीकी नुमाइंदे हफ्ते की सुबह इस्लामाबाद रवाना होंगे। नायब सदर जेडी वैंस और वजीर खारजा मार्को रूबियो स्टैंड बाय रहेंगे। जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान आ सकते हैं। अमेरिका ने बहरी क़ज़ाक़ी जारी रखी तो सख्त रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा। तर्जुमान ईरानी फौज की वार्निंग। कहा पहले से कहीं ज्यादा ताकत और बेहतरी की हालत में है। जारहत पर दुश्मन को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि ये बयान आया है कि अमेरिका ने बहरी क़ज़ाक़ी जारी रखी तो सख्त रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा। तर्जुमान ईरानी फौज की वार्निंग। कहा पहले से कहीं ज्यादा ताकत और तैयारी की हालत में है। जारहत पर दुश्मन को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। अब आपको बताएंगे पाकिस्तान ने चीन के ताउन से मकामी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट कामयाबी से लॉन्च कर दिया है। अहम खबर है, अहम कामयाबी है जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं।
कि पाकिस्तान ने चीन के ताउन से मकामी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट कामयाबी से लॉन्च कर दिया है। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान ने चीन के ताउन से ये कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान ने चीन के ताउन से मकामी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट कामयाबी से लॉन्च कर दिया है। सैटेलाइट की कामयाब लॉन्चिंग पाकिस्तान के लिए अहम संग-ए-मील करार दी गई है। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान ने चीन के ताउन से मकामी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट कामयाबी से लॉन्च किया है। चीन के ताउन से ये कामयाबी हासिल हुई है। सैटेलाइट की कामयाब लॉन्चिंग पाकिस्तान के लिए अहम संग-ए-मील करार। कामयाबी की तरफ एक और कदम, दिफा की तरफ एक और कदम है ये कि पाकिस्तान ने चीन के ताउन से मकामी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट कामयाबी से लॉन्च कर दिया है। सैटेलाइट की कामयाबी लॉन्चिंग जो है ये पाकिस्तान के लिए अहम संग-ए-मील करार दी गई है। तो पाकिस्तान ने चीन के ताउन से ये कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान ने चीन के ताउन से मकामी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट कामयाबी से लॉन्च किया है। सैटेलाइट की कामयाब लॉन्चिंग पाकिस्तान के लिए अहम संग-ए-मील करार। सैटेलाइट चीन के ताइवान लॉन्च सेंटर से खला में भेजा गया है। सैटेलाइट से शहरी मनसूबाबंदी, डिजास्टर मैनेजमेंट और खुराक के शोबे में बेहतरी आएगी। तो मुख्तलिफ शोबों में बेहतरी हासिल करने के लिए लॉन्च किया गया है, जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। तो ये कामयाबी है, कामयाब लॉन्चिंग है। पाकिस्तान ने चीन के ताउन से मकामी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट कामयाबी से लॉन्च कर दिया। इसी पर बात करेंगे अपनी नुमाइंदा सुमेरा खान ने हमें ज्वाइन किया है। सुमेरा, एक और कामयाबी, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, और साथ साथ मेरा ख्याल है माशाल्लाह कहते रहना चाहिए क्योंकि ये तमाम तर चीजें आपके पड़ोसी भी नोट कर रहे हैं और इसके ऊपर यकीनन बहुत ऐसी नजरें होंगी हसद की। मगर अभी सबसे बड़ी कामयाबी हमारे लिए एक और है एरोस्पेस इंडस्ट्री से, जिसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट EO3 कामयाबी से लॉन्च किया गया है। ये पाकिस्तान का इंडिजिनस सैटेलाइट है और सैटेलाइट चीन के ताइवान लॉन्च सेंटर से खला में भेजा गया है। और ISPR का कहना है कि EO3 सैटेलाइट का कामयाब तजुर्बा पाकिस्तान के लिए अहम संग-ए-मील है। इस सैटेलाइट से शहरी मनसूबाबंदी, डिजास्टर मैनेजमेंट और खुराक के शोबे में बेहतरी आएगी। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और तरक्याती मनसूबाबंदी में भी मदद मिलेगी और EO3 सैटेलाइट मरबूत अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम की बुनियाद फराहम करेगा। कौमी तरजीहात के मुख्तलिफ शोबों में भी मुआविन साबित होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का स्पार्को के साइंसदानों और इंजीनियर्स को खिराज तहसीन पेश किया गया उनकी जानिब से, और वज़ीर-ए-आज़म ने खलाई शोबे में चीन के मुसलसल ताउन को बहुत सराहा है। ठीक है, सुमेरा हमें अपडेट कर रही थी। सुमेरा, आपका बेहद शुक्रिया। अब आपको बताएंगे कि ईरान अमेरिका जंग से अमेरिकी सदर की मकबूलियत को धचका लगा है। दूसरी मुद्दत के कम तरीन दर्जे तक गिरकर 37% पर आ गई है। 55% अमेरिकी शहरियों ने डोनाल्ड ट्रंप के मवाक़से की हिमायत कर दी है। 37% अवाम मवाक़से के हक में ही नहीं नजर आई। न्यूज़ वीक सर्वे के मुताबिक 58% अमेरिकी वोटर्स ट्रंप की ईरान पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं है और वो डोनाल्ड ट्रंप का मवाक़सा चाहते हैं, जबकि 33% वोटर्स ने मुखालिफत में राय दी है। 55% रिपब्लिकन्स तेल की कीमतों में इजाफे के लिए अमेरिकी सदर को जिम्मेदार समझते हैं। डेमोक्रेट्स में से 95% सदर ट्रंप के मवाक़से के हामी निकले हैं। रिपोर्ट ये बताती है कि अमेरिकी सदर के मवाक़से के इम्कानात इंतहाई कम हैं। अब आपको बताएं कि जंगबंदी के बावजूद लबनान पर इसराइली हमले ना रुक सके। इसराइली फौज की कार्रवाई, 4 शहरी जाम बहक हो गए हैं। आपको अपडेट करें कि जंगबंदी के बावजूद लबनान पर इसराइली हमले ना रुक सके। इसराइली फौज की कार्रवाई, 4 शहरी जाम बहक हो गए हैं। जंगबंदी जारी थी लेकिन उसके बावजूद लबनान पर इसराइली हमले ना रुक सके। इसराइली फौज ने कार्रवाई की है जिसके नतीजे में 4 शहरी अपनी जानें गंवा बैठे हैं। लबनान में शहीद होने वाली खातून सहाफ़ी अमाल खलील को इसराइली फ़ौज ने जानबूझकर निशाना बनाया। उनकी गाड़ी पर मिसाइल दागा और रेस्क्यू टीम को उन तक पहुंचने नहीं दिया गया। अमाल खलील की ज़ख्मी साथी ज़ैनब फ़राश ने आंखों देखा हाल दुनिया को बता दिया। सेहूनी रियासत इसराइल इंसानियत के नाम पर धब्बा। लबनान में खातून सहाफ़ी अमाल खलील पर ड्रोन हमला, साथी सहाफ़ी ने आंखों देखा हाल बता दिया। अमाल खलील की वीडियोग्राफर ज़ैनब फ़राज खुद भी हमले में शदीद जख्मी हुई थी। उनका कहना है कि इसराइली फौज ने जानबूझकर अमाल खलील की गाड़ी पर मिसाइल मारा। ज़ैनब फ़राज के मुताबिक अमाल खलील को नाक, सर और कंधे पर जख्म आए थे। वो झुलस भी गई थी। जल्द रेस्क्यू न होने की वजह से जाँ बड़ न हो सकी। अमाल खलील को बचाने के लिए पूरी
दुनिया शोर मचाती रही, लेकिन इजरायली फौज रेस्क्यू टीमों की राह में रुकावट बनी रही। आगे बढ़ते हुए दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाते हैं। आपको बताएंगे कि हुकूमत ने आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी पर रिलीफ देने की बजाय पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 26 रुपए 77 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 393 रुपए 35 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत 380 रुपए 19 पैसे फी लीटर तक जा पहुंची है। बात की जाए पेट्रोलियम लेवी की तो पेट्रोल पर 80 रुपए 61 पैसे इजाफा करके अब आवाम से 107 रुपए 38 पैसे हासिल किए जा रहे हैं। डीजल पर लेवी में तब्दीली तो नहीं हुई, लेकिन फ्रेट मार्जिन में 30 रुपए 21 पैसे बढ़ा दिए गए हैं, जबकि जेट फ्यूल 74 रुपए 7 पैसे कमी के बाद 396 रुपए 31 पैसे फी लीटर और मिट्टी का तेल 63 रुपए 6 पैसे कमी के बाद 365 रुपए 21 पैसे फी लीटर हो गया है।